हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हम अमर उजाला की फ्रंट पेज की खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत की कुछ खबरें, देश विदेश की कुछ खबरें, कारोबार जगत की कुछ खबरें, और जिसमें हमारा मुख्यतः विषय रहता है द एडिटोरियल एनालिसिस। तो निश्चित ही यह सेशन एसएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि भाजपा ने एक तरह से जो चुनाव हुए हैं, हम कह सकते हैं कि मेघालय, नागालैंड में एक तरह से पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, त्रिपुरा है, नागालैंड है और मेघालय है, तो इन तीनों अपने प्रदेशों में एक तरह से जीत हासिल की है, जिसमें कि त्रिपुरा में भाजपा ने 32 सीटें जीती हैं, नागालैंड में 37 सीटें जीती हैं और मेघालय में 26 सीटें जीती हैं। तो निश्चित ही यह भाजपा की एक बड़ी जीत के रूप में सामने आ रहा है। वहीं नागालैंड में पहली बार एक तरह से हम कह सकते हैं कि 2 महिलाएं जीती हैं, हेकानी जखालू और सालहोतु ओनुओ। तो ये दोनों महिलाएं हैं। तो निश्चित ही भाजपा के लिए यह खुशी और जश्न का समय है। और इसके बाद हम चलते हैं हमारी फ्रंट पेज की दूसरी खबर की तरफ। फ्रंट पेज की जो दूसरी खबर है हमारी, वह है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा है कि यह समय संवेदनशील है, हमें सतर्क रहना होगा, धार्मिक परंपरा एवं आस्था को सम्मान दें, अराजकता करने वालों पर सख्ती हो और आयोजकों से शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने का शपथ पत्र एक तरह से लिया जाए और शरारती बयान देने वालों पर कार्रवाई की जाए। और होली पर शरारती तत्व दूसरे संप्रदाय के लोगों को उत्तेजित करने की कोशिश कर सकते हैं और ऐसे मामलों पर नज़र रखें। तो इस प्रकार की बात हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कही है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय खबर में हमारे जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने G20 की जो बैठक हुई है उसमें एक तरह से आधारित अपने बयान में कहा है कि भू राजनीतिक तनाव पर मतभेदों के कारण प्रभावित ना हो समग्र सहयोग। यानी कि एक तरह से जो धरातल पर हम कह सकते हैं, जो जमीन के लिए लगातार लड़ाई झगड़े देशों के बीच होते रहते हैं, तो उसके कारण जो मतभेद पैदा हो जाते हैं, तो उन्हीं के कारण प्रभावित न होने की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है। और उन्होंने यह भी कहा है कि कई देश अस्थिर कर्ज से जूझ रहे हैं। कर्ज के जाल में फंसे देशों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा है कि कई देश खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा की कोशिश करते हुए अस्थिर कर्ज से जूझ रहे हैं। तो कर्ज की एक तरह से हम कह सकते हैं, कर्ज से भी लोग एक तरह से देश परेशान जो हैं, तो उनकी भी बात एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है। और वहीं हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन जो कि अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ से बनी है, वह है कि अमेरिका ने उच्च स्तरीय मुलाकात में यूक्रेन को लेकर रूस पर एक तरह से दबाव बनाया है। तो किस प्रकार का दबाव, एक हम कह सकते हैं, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन ने नई दिल्ली में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरेव के साथ संक्षिप्त मुलाकात कर यूक्रेन मुद्दे को लेकर दबाव बनाया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर यह आमने सामने की पहली मुलाकात हम कह सकते हैं। तो जिसमें वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि G20 वार्ता के इतर ब्लिंकन ने लावरोव के साथ मुलाकात की, जो कि 10 मिनट से भी कम समय तक चली है। और रूस चीन के अपने समक्ष अमेरिका ने जिसमें रूस को बताया है कि वह यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखेगा। तो इस प्रकार की बात अमेरिका की तरफ से कही गई है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी खेल जगत की खबर की तरफ। तो खेल जगत की खबर में जैसे कि नागपुर टेस्ट के
बाद हम कह सकते हैं इंदौर में, जो कि होलकर स्टेडियम की पिच दूसरे दिन भी बल्लेबाजों के लिए एक तरह से दुस्वप्न एक तरह से हम कह सकते हैं साबित हुई है। और फागुन में विकेटों के का पतझड़ नजर आया है। और पहले ऑस्ट्रेलिया के 34 गेंदों में 11 रन के अंतराल पर 6 विकेट गिरे हैं और टीम 197 रन पर सिमट गई है। तो 6 साल बाद भारत में टेस्ट जीत से एक तरह से 76 रन दूर ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रही है। और जिसमें कि 59 रन बनाए पुजारा ने। उन्होंने 142 गेंदें खेली हैं। यह उनका 35वां अर्धशतक था। तो शतक है। तो इस प्रकार से यह मैच निरंतर जारी है। और इसके बाद ये देखना यह है कि जीत किसकी होती है, ऑस्ट्रेलिया की या भारत की। तो इस प्रकार से वहीं इसके बाद हम चलते हैं खेल जगत की दूसरी खबर की तरफ। मेसी ने साथियों को उपहार में दिए हैं सोने के मोबाइल। तो जो लियोनेल मेसी हैं, तो उन्होंने अपने साथियों को एक तरह से सोने के मोबाइल गिफ्ट किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे बहुत बड़े एक तरह से फुटबॉलर भी हैं। तो निश्चित ही उन्होंने अपनी तरफ से सोने के मोबाइल अपने साथियों को गिफ्ट किए हैं, जिसमें 1,75,00,000 रुपये करीब इनकी एक मोबाइल की कीमत बताई जा रही है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट देश विदेश की खबर से पहले कारोबार जगत की खबर की तरफ। तो कारोबार जगत में जैसे कि हम जानते ही हैं कि सेंसेक्स 502 अंक एक तरह से जिसमें गिरावट आई है। और एफपीआई ने इसमें कि 12,770 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। तो निश्चित ही 94,301 करोड़ घटकर 259.99 लाख करोड़ पर रह गई है निवेशकों की एक तरह से पूंजी जो है। और अदानी समूह के जो सभी शेयर हैं उनमें दूसरे दिन भी एक तरह से बढ़त जारी है। तो हम कह सकते हैं कि घरेलू शेयर बाजार एक सत्र की तेजी के बाद बृहस्पतिवार को गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी कारोबार जगत की खबर की तरफ। कारोबार जगत की खबर की तरफ हम चलते हैं। तो अमेरिका में भंडार बढ़ने से एक तरह से कच्चे तेल की कीमतें घटी हैं, और जिसमें कि 84.18 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड एक तरह से जो क्रूड ऑयल होता है उसकी कीमत तो इतने डॉलर प्रति बैरल 84 हम कह सकते हैं 84.18 डॉलर प्रति बैरल की दर पर पहुंच गया है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट खबर आ रही है वह है अरशद वारसी व पत्नी समेत 45 पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार पर एक तरह से पाबंदी लगाई गई है। अरशद वारसी जो कि अब एक अभिनेता भी हैं, बॉलीवुड अभिनेता भी जिसे हम कह सकते हैं। तो उन पर उन समेत 45 लोगों पर प्रतिभूति बाजार में एक तरह से कारोबार पर बंदी लगाई गई है। और यूट्यूब वीडियो के जरिए साधा चैनल और अन्य शेयरों की कीमतों में हेराफेरी का आरोप भी लगाया गया है। तो 54 करोड़ भी जब्त करने के आदेश दिए गए हैं जो अवैध रूप से उन्होंने कमाए थे। तो बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को फिल्म अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरंटी और साधना चैनल के कुछ प्रवर्तकों समेत 45 लोगों को प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये लोग यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दो कंपनियों के शेयरों के दाम में हेराफेरी एक तरह से कर रहे थे। तो निश्चित ही इसके बाद हम चलते हैं अपनी देश विदेश की खबर की तरफ। देश विदेश की खबर में जैसे कि हमारी पहली खबर जो आ रही है वह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष एक तरह से किन गोंग से मुलाकात में भारत की तरफ से अपना रुख स्पष्ट रूप से रखा है और चीन से संबंध असामान्य बताते हुए सीमा पर तनाव को लेकर खुली चर्चा उन्होंने ज़रूरी बताई है। तो चीन के साथ भारत के संबंध असामान्य हैं फिर भी और सीमा पर तनाव को लेकर खुली चर्चा जरूरी है। तो इस प्रकार भारत का यह साफ रुख विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को
चीन के विदेश मंत्री किंग गोंग को से मुलाकात के दौरान अपना पक्ष जो रखा है। तो G20 बैठक के अलग भी हम कह सकते हैं एक तरह से। इस मुलाकात में उन्होंने पूर्वी लद्दाख में पिछले 34 महीनों में जारी तनाव के संदर्भ में भारत की ओर से जता दिया है कि सीमा क्षेत्रों में शांति के लिए उपजी मौजूदा चुनौतियों के चलते द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। वहीं हम चलते हैं देश विदेश की दूसरी खबर की तरफ। सुप्रीम फैसले के बाद अगले साल फरवरी में होगी पहली नियुक्ति। तो यह किस तरह का मामला सामने आया है। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे अगले साल 14 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं। तो चुनाव आयोग में तभी पहली रिक्ति होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर पहली नियुक्ति उसी समय संभव होगी और पांडे की जगह एक तरह से नई नियुक्ति मार्च 2024 में अगले लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले होगी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की अभी यह व्यवस्था है। तो यह चुनाव आयुक्त जो हैं उनकी नियुक्ति के ऊपर ये इस तरह का एक तरह से अगले साल जो उनकी नियुक्ति होनी है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना है उसके बाद ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट देश विदेश की खबर की तरफ। तो भारत इटली में एक तरह से नया रक्षा सहयोग का नया अध्याय शुरू किया गया है। स्टार्टअप ब्रिज भी बनाने की बात एक तरह से जिसमें रखी गई है और प्रधानमंत्री मोदी जी और इटली की PM जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलानी दोनों की जो मुलाकात हम देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों में रक्षा सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत का ऐलान किया है। दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को रणनीतिक भागीदारी का दर्जा देने का फैसला लिया है। साथ ही दोनों देश एक स्टार्टअप ब्रिज की भी स्थापना करने वाले हैं। तो निश्चित ही यह भारत और इटली के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी देश विदेश की खबर की तरफ। CJI के ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष को एक तरह से चेतावनी दी है जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च एक तरह से कह सकते हैं जज हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमें धमकी मत दीजिए, आवाज़ ऊंची और ना ही आवाज़ ऊंची करके बात कीजिए, कोर्ट रूम से बाहर निकल जाएं। तो इस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने CJI ने की है। और जो एसोसिएशन बार के अध्यक्ष हैं तो उनकी एक तरह से उन्हें एक तरह से चेतावनी देते हुए उन्होंने यह बात कही है। और उन्होंने यह भी कहा है कि मैं CJI हूँ और 2000 से जज हूँ और कभी किसी ने धमकाया नहीं, ऐसा होने भी नहीं दूंगा। तो CJI ने सिंह से कहा, मैं इस अदालत का मुख्य न्यायाधीश हूँ, 29 मार्च 2000 से जज हूँ, इस पेशे में 22 साल से अधिक समय हो गया है और कभी भी किसी सदस्यवादी या किसी अन्य ने मुझे धमकाया नहीं है। अपने करियर के अंतिम 2 वर्षों में भी मैं ऐसा करने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। तो इसी प्रकार से हमारी जो नेक्स्ट खबर आ रही है वह है कि सप्ताह में 150 मिनट कसरत करने से एक तरह से हम कह सकते हैं जो अवसाद और तनाव है वह दूर होने की बात एक तरह से कही गई और दवाओं से छुटकारा भी एक तरह से हम कह सकते हैं 90% इससे मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो एक शोध किया गया है एक तरह से। तो उसमें यह बताया गया है अगर हम 150 मिनट सप्ताह में हम कसरत करते हैं यानी कि 15-20 मिनट अगर हम डेली कसरत करते हैं तो उससे अवसाद और तनाव दूर होने के निश्चित ही अनुमान हम एक तरह से निश्चित ही लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में जैसे कि
भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में एक तरह से जीत हासिल की है। तो उसी के ऊपर यह एनालिसिस लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत अप्रत्याशित नहीं हैं, जहां भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने सत्ता में वापसी की है। त्रिपुरा और नागालैंड में जहां भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, वहीं मेघालय में सबसे बड़े दल के रूप में उसने उभरे एनपीपी ने भाजपा के साथ सरकार बनाने के संकेत दिए हैं। त्रिपुरा को लेकर इस बार जिस नवगठित आदिवासी पार्टी टिपरा मोथा को लेकर काफ़ी चर्चा थी और जिसे कई राजनीतिक पंडित किंग मेकर तक बता रहे थे, उसकी मौजूदगी से ऐसा लगता है कि माकपा की अगुवाई वाले वाम दलों और कांग्रेस के गठबंधन को कहीं अधिक नुकसान हुआ है। और हालांकि यह भी सच है कि माकपा से गठबंधन के कारण कांग्रेस को यहाँ कुछ सीटें मिली हैं, जिसे पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं मिल सकी थी। वास्तविकता यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा को जिस तरह चुनाव लड़ने की एक तरह से मशीनरी में बदला है, वह दूसरे दलों के लिए सबक होना एक तरह से चाहिए। गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां पार्टी ने अलोकप्रिय होते हुए मुख्यमंत्रियों को बदलने में गुरेज नहीं किया है और अंततः उसका लाभ भी भाजपा को मिला है। यही बात त्रिपुरा के बारे में कही जा सकती है, जहां भाजपा ने बिप्लब देव को हटाकर मानिक शाह को मुख्यमंत्री बनाया था और नतीजा सामने है। नागालैंड में मतदाताओं ने नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव एलियंस और भाजपा के गठबंधन पर भरोसा जताया है, जिसके इस सीमावर्ती राज्य के अपने राजनीतिक और रणनीतिक निहितार्थ हैं। नतीजे ये भी दिखा रहे हैं कि 2014 में सत्ता आने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर के विकास और शांति के लिए जिस तरह की पहल की है, उससे यहाँ के लोगों का भाजपा के प्रति भरोसा बढ़ा है। जाहिर है इस साल होने वाले कुल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखें तो यह भाजपा के लिए एक अच्छी शुरुआत है। बेशक 60 विधानसभा सीटों वाले ये राज्य बहुत छोटे हैं, लेकिन नतीजे यही तस्दीक कर रहे हैं कि विपक्षी दलों के पास अभी भाजपा से लड़ने की न तो रणनीति है और न ही इच्छा शक्ति। अलबत्ता कांग्रेस ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के उपचुनाव में सीटें जरूर जीती हैं, लेकिन पूर्वोत्तर के नतीजे दिखा रहे हैं कि विपक्षी एकता की राह में कितनी अड़चनें हैं। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि यह भाजपा की जो जीत हुई है और निरंतर जो भाजपा बदलाव करती रहती है, तो उससे निरंतर ही हम कह सकते हैं भाजपा को लाभ होता रहता है और वह जीत के एक तरह से हम कह सकते हैं झंडे निरंतर मैदानों में गाड़ रही है। तो वहीं जो दूसरी एनालिसिस भी सही जुड़ी हुई है, तो दूसरी एनालिसिस में भाजपा के जो गणित में एक तरह से पूर्वोत्तर को देखते हुए एक तरह से एक एनालिसिस लिखी गई है, जो कि नीरजल चौधरी ने लिखी है, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो उन्होंने लिखते हुए कहा है कि पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत चौंकाते नहीं हैं, लेकिन इन नतीजों के संदेश साफ पढ़े जा सकते हैं। कहने को तो 60 सीटों वाली इन विधानसभाओं में कुल 180 विधानसभा सीटें हैं और इन्हें देश के एक छोटे से हिस्से में माना जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर के इलाके को जो महत्व दिया है, विधानसभा चुनाव के नतीजे उसी को परिलक्षित करते हैं। पूर्वोत्तर को महत्व देने का फायदा निश्चित रूप से भाजपा को मिला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार पूर्वोत्तर का दौरा किया है और उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया है। प्रधानमंत्री की लुक ईस्ट पॉलिसी में भी पूर्वोत्तर रहा है। इसका मतलब है कि भाजपा में के गणित में पूर्वोत्तर बहुत महत्व रखता है और एक तरह से, क्योंकि वहाँ 26 लोकसभा सीटें हैं, जो बाकी भारत के मध्य आकार के एक राज्य के बराबर है। भाजपा ने पूर्वोत्तर के चुनावों को इसलिए इतना ज़्यादा महत्व दिया है क्योंकि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र यहाँ की 26 लोकसभा सीटें उसके लिए बहुत अहम हैं। तो भाजपा को इस बात का आभास है
कि लोकसभा चुनाव में अन्य राज्यों में उसके खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान होगा। लिहाजा उन राज्यों से में होने वाले नुकसान की भरपाई की दृष्टि से भी पूर्वोत्तर में अपनी स्थिति मजबूत रखना उसके लिए जरूरी था। भाजपा हर चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक देती है और पूर्वोत्तर के चुनाव में भी इसका अपवाद नहीं है। तो इसकी वजह यह है कि भाजपा ने पूर्वोत्तर को महत्वहीन नहीं माना है। इन पंक्तियों की लेखिका को नागालैंड के लोगों ने भी बताया है कि इतना आक्रामक चुनाव प्रचार उन्होंने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कभी नहीं देखा गया था। चुनावी नतीजे में यह स्पष्ट दिखता है कि 3 राज्यों में सत्ता विरोधी रुझान के बावजूद भाजपा का अपने सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापस आ जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इन नतीजों का दूसरा संदेश है कांग्रेस का सफाया। पूर्वोत्तर को दशकों से कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। त्रिपुरा में भले ही उसे कुछ सीटें मिली हैं जो कि सांत्वना पुरस्कार से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पूर्वोत्तर के इलाके में कांग्रेस का चुनाव में लगातार सफाया हो रहा है। सबसे हैरानी की बात है कि कांग्रेस ने इन चुनावों में कोई प्रयास भी नहीं किया है। ऐसा लगता था जैसे उसने अपने हथियार डाल दिए हैं। जबकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और उनकी अपनी छवि भी बहुत अच्छी बनी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से उत्साह का संचार हुआ है। फिर भी इनमें से किसी भी जगह से कांग्रेस का चुनाव न जीत पाना उसके लिए बहुत निराशाजनक है। जबकि मेघालय में तो वह पिछली बार 21 सीटों के साथ अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ऐसा लगता है कि इन चुनावों में कांग्रेस ने जरा भी दम खम नहीं दिखाया है। तो इन नतीजों का संदेश कांग्रेस के लिए भी है कि आप चाहे कि जितनी यात्राएं कर लें, लेकिन जब तक चुनाव में जीत हासिल नहीं करते लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे और अन्य राज्यों में भी आपके कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण संदेश जो कि है कि नागालैंड के इतिहास में आज तक एक भी महिला विधानसभा नहीं पहुंची थी। अब तक नागालैंड से मात्र एक महिला सांसद रानो साइजा चुनी गई थी। वह 1977 में 6ठी लोकसभा में चुनकर संसद पहुंची थी। विधानसभा चुनाव में महिलाओं के न चुने जाने को लेकर अक्सर सवाल भी उठते रहते थे, क्योंकि नागालैंड ऐसा राज्य है जहां पुरुषों से ज़्यादा महिला मतदाता है। नागा जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की पैठ है, लेकिन राज्य की राजनीति में उनकी उपस्थिति शून्य थी। यह नागा समाज की बहुत बड़ी विडंबना थी। इस बार वहां की जनता ने 4 महिला प्रत्याशियों में से 2 दीमापुर तृतीय विधानसभा से हिकानी जखालू और अंगामी सीट से सलहूतुनु क्रूसे को चुनकर विधानसभा में भेजा है और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ठीक पहले इतिहास रचा है। यह बहुत बड़ी एक तरह से उपलब्धि है। पूर्वोत्तर सिर्फ भाषा और मजहब की दृष्टि से नहीं बल्कि नस्ल को लेकर भी भारतीय विविधता का प्रतीक है। यह येलो और ब्राउन रेस का मिलन है, यह जो हमारे देश के लिए बहुत ही अनूठा है। भाजपा ठीक ही कहती है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए पूर्वोत्तर सेतु है। आखिर थाईलैंड और म्यांमार से तो उसके संबंध है ही। इसको लेकर इन नतीजों का संदेश है कि क्षेत्रीय पार्टियां अपनी बैठ बनाए रखेंगी। नागालैंड और मेघालय में एनडीपीपी और एनपीपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और त्रिपुरा में टिपरा मोथा नामक नई पार्टी का एक भावनात्मक मुद्दे को लेकर उदय इसी का संकेत है। टिपरा मोथा का भावनात्मक मुद्दा है कि वह स्वायत्त त्रिपुरा बनाना चाहती है। उनका रहन सहन, जीने का तरीका, भाषा आदि उनकी अपनी पहचान से जुड़ा है। वे जीने का स्वायत्त तरीका चाहते हैं। तो इन प्रदेशों के नतीजों से जो संदेश मिल रहा है वह यह है कि वे अपनी विविधता की स्वायत्त जीवन शैली का सम्मान चाहते हैं, एकरूपता नहीं चाहते। हालांकि भाजपा इन तीनों राज्यों में सत्ता में है, लेकिन शेष भारत में उसका जो एकरूपता का संदेश है उससे यहाँ समस्याएं पैदा होंगी। और अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संदेश विपक्ष के लिए वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र है कि उसे चुनावों को गंभीरता से लेना होगा और जिस तरह से भाजपा चुनाव में अपनी सारी ताकत झोंक देती है
उसी तरह विपक्ष को एकजुट होकर अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। विपक्ष को एकजुट होकर सीट पर भाजपा के खिलाफ अपना एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करना होगा, तभी यह भाजपा को हरा पाएगी। एक तरह से विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व के सवाल को उन्हें चुनाव से पहले ही नहीं, चुनाव के बाद के लिए छोड़ देना चाहिए और एकजुट होकर लड़ाई लड़ने पर ध्यान देना चाहिए, तभी बात बन सकती है। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि जो महिलाओं की भागीदारी पूर्वोत्तर की तरफ से हुई है, वह निश्चित ही महत्वपूर्ण संदेश रखती है। तो भाजपा की जीत के लिए एक तरह से जो गणित है वह निश्चित ही भाजपा के पक्ष में निश्चित ही हम कह सकते हैं आने वाले चुनाव में उसका फ़ायदा भाजपा को होने वाला है। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो अंत में एक छोटी सी कहानी हम आपके सामने रख के उससे विदा लेते हैं। तो चलिए, पुष्प की भाव गरिमा, जिसका कि एक तरह से जो कहानी का एक तरह से हम कह सकते हैं जो हेडलाइन है, तो हेडिंग है, तो पुष्प की भाव गरिमा। तो यह महर्षि जाबाली के ऊपर आधारित कहानी है। तो महर्षि जाबाली ने पर्वत पर ब्रह्म कमल खिला देखा, तो उसकी शोभा और सुगंध पर मुग्ध होकर वह सोचने लगे कि उसे शिव जी के चरणों में चढ़ने का सौभाग्य प्रदान किया जाए। तो इस प्रकार की बात जब उनके मन में आई, तो ऋषि को समीप आया देख पुष्प प्रसन्न तो हुआ, लेकिन साथ ही आश्चर्य व्यक्त करते हुए आगमन का कष्ट उठाने का कारण भी पूछा। जाबाली बोले, तुम्हें शिव समीप्य का श्रेय देने की इच्छा हुई है, तो अनुग्रह के लिए तोड़ने आ पहुँचा हूँ। यह सुनकर पुष्प की प्रसन्नता खिन्नता में बदल गई और महर्षि ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तो पुष्प ने कहा कि शिव सामीप्य का लोभ संवर्णन न कर सकने वाले इस जगत में कम नहीं है। फिर देवता को पुष्प जैसी तुच्छ वस्तु की न तो कोई कमी है और न ही इच्छा। ऐसी स्थिति में यदि मैं तितलियों मधुमक्खियों जैसे क्षुद्र कृमि कीट को कुछ सेवा सहायता करता रहता हूँ, तो क्या सही नहीं था? आखिर इस क्षेत्र को खाद की भी तो आवश्यकता होगी, जहाँ मैं उगा और बढ़ा। ऋषि ने पुष्प की बेबा की और भाव गरिमा समझी। उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए वह उसे यथास्थान छोड़कर वापस लौट गए। तो इस प्रकार की जो बात महर्षि जाबाली और फूल के बीच एक तरह से हुई है, पुष्प के बीच एक तरह से हुई है, तो यह निश्चित ही हमें संदेश देती है कि हर किसी का अपने जगह एक महत्व है, तो निश्चित ही हमें उस महत्व को बनाए रखना चाहिए। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। निरंतर हमारे साथ बने रहिए कटिंग चाय में। निरंतर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे हम उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस। और निश्चित ही हम कह सकते हैं कि यह सेशन एसएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण रहा होगा और आने वाले सेशन भी इसी तरह महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।